हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्नों पे। हमने 151 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब 152 क्वेश्चन है। जेट धारा वायुमंडल के किस स्तर पर विकसित होती है? तो जेट धारा जो है ऊपरी वायुमंडल अपर एटमॉस्फेयर में विकसित होती है, ऊपरी वायुमंडल में। हमारा 153वां क्वेश्चन है। जेट धारा किस ऋतु में मौसम को प्रभावित करती है? जेट धारा जो है शीतकाल में यानी सर्दियों में, सर्दी ऋतु में मौसम को प्रभावित करती है। 154वां प्रश्न है। पर्वतों को पार करने के बाद ढलान की दूसरी तरफ चलने वाली तेज हवाओं को क्या कहते हैं? पर्वतों के पार करने के बाद ढलान के दूसरी तरफ जो तेज़ हवाएं चलती हैं उनको हम ली लहरें बोलती हैं। ली लहरें बोलते हैं। ली लहरें जो हैं वो विनाशकारी लहरें होती हैं। 155वां प्रश्न है। ली लहरें पर्वत के किस भाग में चलती हैं? ली लहरें जो हैं पर्वत के उस तरफ जहां वर्षा नहीं होती है वहां चलती हैं। 156वां प्रश्न है। ली लहरों की प्रकृति कैसे होती है? बहुत तेज होती है, शक्तिशाली होती है और विनाशकारी होती है। ली लहरें अत्यंत विनाशकारी होती हैं। याद रखेंगे इस बात को और कमेंट में टाइप करेंगे ली लहरें किस प्रकार की प्रकृति की होती हैं। कमेंट में सभी लिखेंगे और मेरे साथ बोलेंगे भी, तभी याद रहेगा। 157वां प्रश्न। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, साउथ वेस्ट मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से हिमाचल प्रदेश में वर्षा होती है। 158वां प्रश्न है। दक्षिण पश्चिम मानसून हिमाचल में किस ऋतु के अंत में आता है? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों के अंत में आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ग्रीष्म ऋतु के अंत में यानी बरसात के मौसम में, ग्रीष्म ऋतु का अंत होता है और बरसात का मौसम जब शुरू होता है तब आता है। 159वां प्रश्न है। गुरुत्वाकर्षण हवाएं ठंडी होती हैं या गर्म? गुरुत्वाकर्षण हवाएं जो हैं भारी वो ठंडी होती हैं। हमारा 160वां प्रश्न है। सर्दियों में भारी हिमपात का मुख्य कारण कौन सी मौसमी घटना है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है सर्दियों में भारी हिमपात होता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों के मौसम में भारी हिमपात होता है। प्रश्न नंबर 161वां। लीवार्ड साइड का क्या अर्थ है? पर्वत की वह ढलान जहां वर्षा नहीं होती। ली पवने, पवन विमुख पवने इनको हम कहते हैं। प्रश्न नंबर 162वां। पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की हवाएं होती हैं? चक्रवाती हवाएं होती हैं और ये पश्चिमी विक्षोभ जो है ये चक्रवाती हवाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 163। भारी और ठंडी हवाओं का घाटी की ओर बहना किसका उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण हवाओं का उदाहरण है। 164वां प्रश्न है। ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य स्रोत कौन सा मानसून है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ग्रीष्मकालीन वर्षा जो होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। प्रश्न नंबर 165। अत्यधिक ऊंचाई पर तीव्र गति से बहने वाली शीतकालीन हवा का नाम क्या है? हमारा सही उत्तर है जेट स्ट्रीम। भाग 6 में हिमाचल प्रदेश के नदी तंत्र से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न 166 से 200 तक। प्रश्न नंबर 166वां है। ऋग्वेद में हिमाचल से होकर बहने वाली 5 में से कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर है 4 नदियों का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। प्रश्न नंबर 167। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली मुख्य नदियाँ कितनी हैं? 5 नदियाँ हैं, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना। प्रश्न नंबर 168।
चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? इसका उत्तर है अस्किनी। प्रश्न नंबर 169, चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम है अस्किनी। प्रश्न नंबर 169 है, चिनाब नदी का संस्कृत नाम क्या है? चिनाब नदी का संस्कृत नाम है चंद्रभागा। और अस्किनी जो है वह ऋग्वैदिक नाम है चिनाब नदी का। प्रश्न नंबर 170 है, चिनाब नदी के यूनानी ग्रीक नाम कौन कौन से हैं? तो चिनाब नदी के यूनानी नाम जो हैं सेंट्रोफेगोस या एसिसिन्स हैं। चिनाब नदी के यूनानी नाम हैं सेंट्रोफेगोस या बोलते हैं इसको एसिसिन्स। प्रश्न नंबर 171 है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उत्तर है तांदी, लाहौल स्पीति में है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो है तांदी, लाहौल स्पीति में है। प्रश्न नंबर 172, तांदी नामक स्थान पर किन दो नदियों का संगम होता है? तो इसका उत्तर है चंद्र और भागा नदियों का संगम होता है तांदी में। चंद्रा प्लस भागा नदियों का संगम होता है। प्रश्न नंबर 173, तांदी स्थान किस दर्रे के समीप स्थित है? तांदी स्थान जो है बारालाचा दर्रे के समीप स्थित है। बारालाचा दर्रे के समीप स्थित है तांदी। और प्रश्न नंबर 174, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? हमारा सही उत्तर है पुरुषनी। ऋग्वैदिक नाम जो है रावी का है वो है पुरुषनी। एक 175वां प्रश्न है, रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? रावी नदी का संस्कृत नाम है इरावती और ऋग्वैदिक नाम है पुरुषनी। प्रश्न नंबर 176, रावी नदी का यूनानी ग्रीक नाम क्या है? हाइड्रेटस। यूनानी नाम है इसका रावी नदी का हाइड्रेटस। 177वां प्रश्न है, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हमारी रावी नदी का उद्गम स्थल है बड़ा बंगाल में। रावी नदी का उद्गम स्थल जो है रावी नदी का बड़ा बंगाल। प्रश्न नंबर 178 है, बड़ा भंगाल किस जिले में स्थित है? कांगड़ा जिले में स्थित है। बड़ा भंगाल जो है वो कांगड़ा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 179, ब्यास नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? अर्जिकिया। ब्यास नदी का ऋग्वैदिक नाम है अर्जिकिया। प्रश्न नंबर 180, ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो ब्यास नदी का जो संस्कृत नाम है वो है विपाशा। प्रश्न नंबर 181 है, ब्यास नदी का यूनानी यानी ग्रीक नाम क्या है? हाईफेसिस। यूनानी नाम है ब्यास का हाईफेसिस। प्रश्न नंबर 182, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रोहतांग पास में। ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है रोहतांग पास। प्रश्न नंबर 183 है, रोहतांग पास किस जिले में स्थित है? तो रोहतांग पास जो है
कुल्लू जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 184, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम है शुतुद्री है। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम शुतुद्री है। 185 प्रश्न, सतलुज नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो सतलुज नदी का संस्कृत नाम है शतद्रु। प्रश्न नंबर 186 है, सतलुज नदी के यूनानी ग्रीक नाम क्या है? तो सतलुज नदी के यूनानी नाम है ज़ारोड्रोस या हेसिड्रस। यूनानी नाम है सतलुज के ज़ारोड्रोस है या फिर डेसिड्रस है। प्रश्न नंबर 187, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो राक्सताल मानसरोवर के पास तिब्बत में है ये। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो राक्सताल है। ये मानसरोवर के पास है और ये तिब्बत में है। प्रश्न नंबर 188, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? तो यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। कालिंदी है यमुना नदी का वैदिक नाम। और प्रश्न नंबर 199, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री, उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 190, चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? चंद्रभागा हम बोलते हैं चेनाब नदी को। चेनाब को। प्रश्न नंबर 191, इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है? तो इरावती है रावी नदी का संस्कृत नाम। रावी नदी का नाम जो है संस्कृत में हम रावी नदी को इरावती बोलते हैं। प्रश्न नंबर 192, बिपाशा किस नदी का प्राचीन संस्कृत नाम है? तो बिपाशा है संस्कृत नाम है ये ब्यास नदी का। प्रश्न नंबर 193, शुतुद्री किस नदी का वैदिक नाम है? शुतुद्री है सतलुज नदी का वैदिक नाम। सतलुज नदी का वैदिक नाम जो है वो शुतुद्री है। प्रश्न नंबर 194, अस्कनी किस नदी का वैदिक नाम है? तो अस्कनी वैदिक नाम है चेनाब का। प्रश्न नंबर 195 है, पुरुषनी किस नदी का वैदिक नाम है? पुरुषनी वैदिक नाम है रावी नदी का। प्रश्न नंबर 196, अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम है? अर्जिकिया वैदिक नाम है ब्यास नदी का। प्रश्न नंबर 197, कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है? कालिंदी यमुना नदी का वैदिक नाम है। प्रश्न नंबर 198, हिमाचल की कौन सी मुख्य नदी मानसरोवर तिब्बत से निकलती है? मानसरोवर तिब्बत से जो नदी निकलती है मानसरोवर से जो नदी निकलती है उसका नाम है सतलुज।
तिब्बत से ये निकलती है। प्रश्न नंबर 199, रोहतांग पास से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ब्यास नदी रोहतांग पास है कुल्लू में, और यहाँ से ब्यास नदी निकलती है। प्रश्न नंबर 200 है, चंद्रा और भागा नदियों के संगम से कौन सी नदी बनती है? चंद्रा और भागा नदियों के संगम से चनाब नदी बनती है। तो हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और सभी प्रश्नों को कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे कि आपको प्रश्न अच्छे से याद हो जाएं। अगर आप लिखेंगे तभी आपको ये प्रश्न याद रहेंगे। अगर आप सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे तभी आपको ये प्रश्न याद नहीं रहेंगे। एग्ज़ामिनर तो कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए हमें जो है क्वेश्चंस जो हैं वो प्रॉपर्ली याद करने हैं। तो आपने बोलना भी है, क्वेश्चन बोलते समय और देखते समय बोलना भी है, और उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।